ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 6 वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज उसका अगर सही भंडारण न हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं। देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय से अपील की है कि वे नए कृषि कानून के बारे में किए जा रहे गलत प्रचार से भ्रमित न हों। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के तथ्यों को समझें और बातचीत करें। कल रात मुंबई में जारी खुले पत्र में श्री तोमर ने किसानों को आगाह किया कि वे इन कानूनों के खिलाफ राजनीतिक दलों के भ्रम जाल में न आएं। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ मौसम में 45,92,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की गई है। इसके लिए 75,263 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 398 लाख टन धान की खरीद की गई है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर राज्य में कोई समस्या नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि धान की खरीद का कार्य तेजी से हो रहा है और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 और 27 दिसंबर को आयोजित होगी। बैठक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन तथा बिहार और अन्य राज्यों में पार्टी को पुनर्जीवित करने पर विचार विमर्श किया जाएगा।
किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का भी फैसला लिए जाने की संभावना है कि जनता दल यूनाइटेड पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले या नहीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पुरस्कार समारोह में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने माने वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK1 BVR का, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को संगठन द्वारा निर्मित भारतीय समुद्री स्थिति परक प्रणाली का और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सीमा निगरानी प्रणाली का मॉडल प्रदान किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि संगठन ने कई प्रकार की रक्षा प्रौद्योगिकी का अपने बलबूते विकास कर स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करते हुए युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को सहायता दी है और साथ ही भावी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत से ही संगठन ने वेंटिलेटर, मास्क, PPE किट और सैनिटाइजर बनाना शुरू किया। इससे कोरोना योद्धाओं और चिकित्सा पेशेवरों को काफी फायदा हुआ। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली और बिहार में बहुत कम समय में कोविड अस्पताल की स्थापना कर संगठन ने लोगों और संस्थानों की बहुत मदद की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की यात्रा पर आज तेलंगाना रवाना हुए। वे डुंडीगल में वायुसेना अकादमी के संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण करेंगे और भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों को और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कुछ प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि ऑस्ट्रेलिया के भारत में निवेश की जबरदस्त संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों को आसान बना दिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोला गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि क्षेत्र को भी खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश के लिए खोला है। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट की प्रशंसा की। श्री गोयल ने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीतियों को और अधिक आसान, अनुकूल और विदेशी निवेशकों के लिए मददगार बनाने के लगातार प्रयास कर रहा है। महामारी की पृष्ठभूमि में उद्योगों का जोर आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का है और इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके अच्छे नतीजे आने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 95,20,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित लोगों की संख्या केवल 3.14% रह गई है। इस समय लगभग 3,13,000 लोगों का इलाज चल रहा है। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धर्म, भाषा या जातीय आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वक्तव्य प्रसारित किया था। ये दिन भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है और अल्पसंख्यकों के भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हालांकि एशियाई बाजारों में गिरावट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली बढ़त दिखाई दी। सेंसेक्स 70 अंक बढ़कर 46,961 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की बढ़त लेकर 13,761 पर पहुंच गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं। पृथ्वी शॉ 4 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले मेजबान टीम 191 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्श लिबुशेन ने 47 और टिम पेन ने नाबाद 73 रन की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। इससे पहले एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में 244 रन पर आउट हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 191 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।